नमस्कार दोस्तों, आज एक मुलाकात आपसे कार्यक्रम में हम मिलने वाले हैं श्रीमान अद्वितीय जी से, जो कि मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं और फिलहाल वो दिल्ली में रहते हैं। आरएसएस के एक प्रभावशाली कार्यकर्ता भी हैं। तो आज मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी विचारधारा प्रकृति के विषय में कैसी है और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। अद्वितीय जी, ऐसा हम घूमने के लिए आ गए, हम घूमते हुए चले जा रहे हैं जी। थोड़ा सा कुछ अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में कुछ ऐसी चीजें बताएं जो आपकी आदतों से मैच करती हुई हो और जो लगता हो कि आप उस उसूल को, उस नियम को या उस चीज को, छवि उसकी बरकरार रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा लेकर के आप चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ। मैं मूल राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। राजस्थान में झुंझुनू जिला है, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। तो उस जिले में, क्योंकि राजस्थान की जो प्रकृति है वो सूखी प्रकृति है, सूखा क्षेत्र है, वो सूखा क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर अरावली की जो एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है, तो उस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी जो भाग है वो एकदम सूखा है और जो उसके पूर्व का हिस्सा है वो थोड़ा हरा है जी। तो मैं उसी रीजन में जो थोड़ा हरा भरा है हल्का, उस वाले हिस्से में पैदा हुआ हूँ सौभाग्य से। क्या बात। तो मेरे परिवार के अंदर हमारे परदादा जी, परदादी, जिनको मैंने देखा है, मेरा ये सौभाग्य रहा। मेरे दादा दादी, माँ पिताजी, हम भाई बहन सब पले बड़े हैं वहीं झुंझुनू में ही जी। एक बहुत अच्छी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मुझे आज इस घूमने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, और आज सुबह का ये जो प्रातः भ्रमण हुआ है, उस भ्रमण में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि ये प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी शांत है। ये कुछ कर नहीं रही है लेकिन फिर भी इतनी मनोरम लग रही है। किसी मतलब हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार के अन्य आभूषण की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति अपने आप में ही आभूषणित है। हाँ, अलंकारित है, हम कह सकते हैं। पेड़ के पत्ते अगर ऐसे सूखे भी लग रहे हैं तो वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं वाकई। तो मुझे एक चीज ध्यान आती है, हमारे परदादा जी जो करते थे, हम लोग एक बार उनके साथ में एक यात्रा है लोहारगल करके एक स्थान है राजस्थान में, सीकर जिले में, झुंझुनू के पास ही है वो। जी जी। उस लोहारगल के अंदर, क्योंकि वो हिमालय की गोद में, अरावली की गोद में बसा है, इसलिए वहां पर ऐसा ही दृश्य है कुछ जगह पर। तो हमारे परदादा जी गर्मियों के अंदर अपने साथ में सूखे आम की गुठलियां, सूखे जामुन की गुठलियां ऐसा लेकर के जाते थे उस यात्रा में। जी, क्या बात। और उनको जहां जहां जगह मिलती थी वहां फेंक देते थे। तो एक बार जब वो हमें लेकर के गए उस यात्रा में, तब उन्होंने हमें दिखाए कि देखो ये सारे पेड़ जो हैं, कम से कम 25-30 पेड़ हैं, वो मैंने ऐसी गुठलियां मैंने फेंक दी और उन्होंने हमें कम से कम 40-50 पेड़ ऐसे दिखाए जी। और इतने घने, इतने विशाल, इतने अच्छे लग रहे थे वो पेड़। मतलब विशाल तो ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने हो गए थे, लेकिन इतने बड़े हो गए थे वो पेड़ कि वहां पे एक अच्छा झुरमुट सा बन गया था। वाह। तो मुझे लगता है कि मैं उस आदत को पुनः चालू करूंगा। मुझे लगता है अदिति जी कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। हम कई बार क्या होता है कि अपने आप को आधुनिकता के दौर में इतना आगे लेके चले जाते हैं या अपने मनस्थिति को इतना आगे लेके चले जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हम कुछ और हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो उसको हम प्रकृति को और सौंदर्य प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आप जी। प्रकृति और पुरुष जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब पुरुष का मतलब मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ जी, मैं पुरुष का किसी मतलब महिला पुरुष से इसका कोई, महिला और पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। पुरुष का मतलब होता है कर्ता, जो कार्य कर रहा है जी। और एक होती है प्रकृति, वो है उसका कैनवास जी। तो हम मनुष्य के नाते, हम पुरुष के नाते जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा असर प्रकृति पर पड़ेगा ही। और प्रकृति अगर छोटा सा भी करवट लेती है, थोड़ा भी परिवर्तन होता है, तो उसका असर भी पुरुष पर पड़ेगा ही पड़ेगा। पुरुष अर्थात जो करता है, जो भी सजीव है जी। तो इसलिए प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे का साथ चाहिए, ना कि पुरुष को प्रकृति पर आधिपत्य करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो हम आजकल आधुनिकता की जो दौड़ चल रही है उसमें हम करने लग गए हैं। जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूँ जी। हम अपने घरों के अंदर
इतना अधिक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, परंतु वो प्लास्टिक जो है वो इस प्रकृति के लिए हानिकारक है। हानिकारक है, बिल्कुल। हमें आज नहीं तो आने वाले समय में इस प्लास्टिक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जी 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 जी। यदि प्लास्टिक की एक थैली जमीन में जाती है और वो हजारों हजार वर्ष तक गलती नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमने प्रकृति को कुछ ऐसी चीज दे दी है जो प्रकृति पचा नहीं पा रही। जैसे कि हमें कोरोना मिल गया है। जैसे हमें कोरोना मिल गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात को जरूर निश्चित करना चाहिए कि हम प्रकृति के साथी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति हमारी माँ है, ना कि हम प्रकृति को अपने कंट्रोल में करने का, उस पर अपना कब्जा करने का, आधिपत्य करने बिल्कुल का। सही बात है। जैसा कि अगर हम देखें तो हमारा शरीर भी जो है 5 तत्वों से बना हुआ है और उसमें प्राकृतिक चीजें ही हैं, जितने भी हैं वो प्राकृतिक हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात बताई अद्वितीय जी आपने। आज आपसे मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने मित्रों के किस प्रकार से हमारे अद्वितीय जी प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा कर रहे थे, उसके विषय में बता रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इस तरह की बातों को सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं और अपने अंदर उसको महसूस करते हैं। देखिए, 2 दिन के लिए हम कहीं बाहर जाते हैं तब हमें चीजें ये इतनी खूबसूरत लगने लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं। जरा सोचिए, अगर हम परमानेंटली इस तरह से रहते हैं, या जो लोग परमानेंटली ऐसी स्थितियों में, ऐसी जगहों पे रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता होगा, उनको कितना आनंद आता होगा। हम शहरों में रहते हैं, वहां पर जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो सांस लेना भी मुश्किल होता है, दुभर होता है। एक तरीके से हम निकले तो होते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन की इतनी कमी है शहरों में कि ऑक्सीजन के बजाय हम प्रदूषण लेने लगते हैं सांसों में, और उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। घरों में प्रदूषण है, सड़क पे प्रदूषण है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन का जो स्रोत है, ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन का स्रोत है, जो प्राकृतिक स्रोत है, इसको हमें बनाए रखना चाहिए। और ये कोशिश करें कि जितनी लकड़ियां काटी जाती हैं, आवश्यक होता है तो हमें करना पड़ता है, हम करते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा हमने बना लिया है, लेकिन जितनी हम काटें उससे 2 गुना कम से कम लगाएं, क्योंकि सारे पेड़, सारे पौधे जो हम लगाते हैं वो लग नहीं पाते, या उनकी रक्षा हम नहीं कर पाते हैं। तो एटलीस्ट हम 2 गुना लगाएं, ताकि आने वाले समय में हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए इस अभाव में नहीं जीना पड़े कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को।